जय श्री राम, हर हर महादेव। मैं अधिवक्ता बागेश श्रीवास्तव वाराणसी से पुनः आप लोग के समक्ष उपस्थित हुए एक नया वीडियो लेकर नए ऊर्जा के साथ। और मुझे विश्वास है कि आप लोग भी ऊर्जावान होंगे। हम लोग चर्चा कर रहे थे भारतीय साक्ष्य अधिनियम सन 2023 के अध्याय 10 में साक्षियों की परीक्षा के विषय में, और धारा 161 तक हम लोग चर्चा कर चुके हैं। अब धारा 161 के बाद देखेंगे कि क्या प्रावधान है। तो धारा 162 में रिफ्रेशिंग मेमोरी, जिसे स्मृति ताज़ी करना कहा गया है, और ये पूर्व के अधिनियम में धारा 159 में दिया गया था। बदलाव कुछ नहीं हुआ है, कंटेंट सब वही है। बस इसको देखते हैं क्या है। तो कह रहा है कि विटनेसेज में वाइल अंडर एग्जामिनेशन रिफ्रेश हिज मेमोरी बाय रिफरिंग टू any writing made by himself at the time of the transaction concerning which he is questioned, or so soon afterwards that the court considers it likely that the transaction was at that time fresh in his memory। हिंदी वर्जन इसका है कि कोई साक्षी जबकि वह परीक्षा के अधीन है किसी ऐसे लेख को देख करके जो कि स्वयं उसने उस संव्यवहार के समय जिसके संबंध में उसने उससे प्रश्न किया जा रहा है था, इतने शीघ्र पश्चात बनाया हो कि न्यायालय इस बात को संभाव्य समझता है कि संव्यवहार उस समय उसकी स्मृति में ताज़ा था, अपनी स्मृति को ताज़ा कर सकेगा। जैसे डॉक्टर द्वारा कोई रिपोर्ट बनाया जाना या पुलिस द्वारा किसी प्रकार का रिपोर्ट बनाया जाना, तो ये अगर जो उसका एग्जामिनेशन की स्थिति में आ रहा है, तो चूँकि लगातार इतने ज़्यादा वर्कलोड रहते हैं कि किस केस में उसने क्या लिखा है वो डायरेक्टली नहीं बता सकता है, तो वो पहले अपने उस बयान को देख करके तब उसको एग्जीबिट करा सकता है कि हाँ, हमने ये बात लिखा है या मेरे द्वारा ही लिखा गया है। अब ये कह रहा है कि प्रोवाइडेड दैट द विटनेसेस में आल्सो रेफर टू एनी सच राइटिंग मेड बाई एनी अदर पर्सन एंड रीड बाई the witnesses within the time aforesaid, it if when he read it he knew it to be correct। अब ये कह रहा है कि साक्षी उपयुक्त प्रकार से किसी ऐसे लेख को भी देख सकेगा जो किसी अन्य व्यक्ति द्वारा तैयार किया गया हो और उस साक्षी द्वारा उपयुक्त समय के भीतर पढ़ा गया हो, यदि वह उस लेख का उस समय जबकि उसने उसे पढ़ा था सही होना जानता था। मतलब जब लिखा गया हो, जैसे मान लीजिए कोई किसी के निर्देशाधीन कोई चीज़ लिखा जाता है, तो वो बैठ के स्वयं तो लिखता नहीं है, लेकिन उसके द्वारा कहे अनुसार लिखा जाता है, उसके अधीन किसी अधिकारी द्वारा, तो उस चीज़ को देखा रहता है कि उसमें क्या लिखा गया था। अब उपधारा 2 ये कह रहा है कि वेन एवर ए विटनेसेस में रिफ्रेश हिज मेमोरी बाई रिफरेंस टू एनी डॉक्यूमेंट ही में विथ द परमिशन ऑफ द कोर्ट रेफर टू ए कॉपी ऑफ सच डॉक्यूमेंट। मतलब जब कभी कोई साक्षी अपनी स्मृति किसी दस्तावेज को देखने से ताज़ी कर सकता है, तब वह न्यायालय की अनुज्ञा से ऐसी दस्तावेज की प्रतिलिपि को भी देख सकेगा। अब इसमें प्रोविजो कह रहा है कि प्रोवाइडेड दैट द कोर्ट बी सेटिस्फाइड दैट देयर इज सफिशिएंट रीजन फॉर द नॉन प्रोडक्शन ऑफ द ओरिजिनल। मतलब जब वो कोई ऐसा प्रतिलिपि देखने की बात आ रही है, तो उस चीज़ को मैंने न्यायालय के पास ये होना चाहिए कारण कि मूल को पेश न करने के लिए पर्याप्त कारण है, तो कहेगा ठीक है, उसको देख सकते हैं। प्रोवाइडेड फर्दर दैट एन एक्सपर्ट में रिफ्रेश हिज मेमोरी बाई रेफरेंस टू प्रोफेशनल ट्रीटीज। अब विशेषज्ञ अपनी स्मृति वृत्तिक पुस्तकों को देखकर ताज़ी कर सकेगा, ये भी प्रोविजो में दिया गया है। तो इस प्रकार से पूर्व के लेखबद्ध किसी बात को देख करके स्मृति ताज़ी करने के लिए जो धारा है वो यहाँ धारा 162 में है, जबकि पूर्व के अधिनियम में धारा 159 में कहा गया था। अब धारा 163 कह रहा है कि टेस्टिमनी टू फैक्ट्स स्टार्टेड इन डॉक्यूमेंट मेंशन इन सेक्शन 162, जो पीछे जो 162 में कहा गया है, कोई साक्षी किसी ऐसी दस्तावेज में जैसी वह धारा 162 में वर्णित है, वर्णित तथ्यों का भी चाहे उसे स्वयं उन तथ्यों का विनिर्दिष्ट स्मरण नहीं हो,
परिसाक्ष्य दे सकेगा यदि उसे यकीन है कि वे तथ्य उस दस्तावेज में ठीक ठीक अभिलिखित थे। तो करे विटनेसेज may also testify to fact mentioned in any such document as is mentioned in section 162, although he has no specific recollection of the facts themselves, if he is sure that the facts were correctly recorded in the document. इलुस्ट्रेशन देखिए, इससे आपको क्लियर हो जाएगा। ये बुक कीपर में टेस्टिफाई टू फैक्ट रिकॉर्डेड बाय हिम इन बुक्स रेगुलरली kept in the course of business, if he known that the books were correctly kept, although he has forgotten the particular transaction entered. कोई लेखाकार कारोबार के अनुक्रम में नियमित रूप से रखी जाने वाली बहियों में उसके द्वारा अभिलिखित तथ्यों का परिसाक्ष्य दे सकेगा यदि वह जानता हो कि बहियाँ ठीक ठीक रखी गई थीं, यद्यपि वह प्रविष्टि किए गए विशिष्ट व्यवहार को भूल गया हो। तो इस तरीके से जो एविडेंस की बात आ रही है कि जो पूर्व का कोई ऐसा एंट्री है उसके बारे में धारा 163 जो है आगे एक कदम बढ़ के बताता है कि कैसे उसका एविडेंस दिया जा सकता है। अब इसके बाद धारा कह रहा है कि राइट टू एडवर्स पार्टी एज टू राइटिंग यूज्ड टू रिफ्रेश मेमोरी। अब एडवर्स पार्टी को क्या राइट है, तो ये कह रहा है कि जो स्मृति ताज़ा किया है अपना देख करके राइटिंग को जो इसने यूज किया था, तो उसका भी क्रॉस एग्जामिनेशन करने का उसको राइट होगा। एनी राइटिंग रिफर्ड टू अंडर द प्रोविजंस ऑफ द टू लास्ट प्रोसीडिंग्स सेक्शन शैल बी प्रोड्यूस्ड एंड शोन टू द एडवर्स पार्टी इफ ही रिक्वायर इट, सच पार्टी में इफ ही प्लीजेज क्रॉस एग्जामिनेशन द विटनेसेस देयर अपॉन। तो उसको क्रॉस एग्जामिनेशन करने का राइट होगा। अब प्रोडक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट, यदि कोई डॉक्यूमेंट को पेश किया जाता है तब क्या होगा, ये कह रहा है कि ये विटनेसेस समन्ड टू प्रोड्यूस ए डॉक्यूमेंट शैल इफ इट इज इन हिज पोजीशन और पावर ब्रिंग इट टू कोर्ट नॉट विथ स्टैंडिंग एनी ऑब्जेक्शन विच देयर मे बी टू इट्स प्रोडक्शन और टू इट्स एडमिसिबिलिटी। इसके कहने का मतलब है कि किसी दस्तावेज को पेश करने के लिए सम्मिलित साक्षी यदि वह उसके कब्जे में और शक्यताधीन कोई दस्तावेज है, ऐसे किसी आक्षेप के होने पर भी जो उसे पेश करने या उसकी ग्राह्यता के बारे में हो, उसे न्यायालय में लाएगा। ऐसे किसी आक्षेप की विधिमान्यता न्यायालय द्वारा विनिश्चित की जाएगी। प्रोवाइडेड दैट द वैलिडिटी ऑफ एनी सच ऑब्जेक्शन शैल बी डिसाइडेड ऑन बाय द कोर्ट। इसके बाद फिर कह रहा है धारा 2 कि द कोर्ट इफ इट सीज फिट में इंस्पेक्ट द डॉक्यूमेंट अनलेस इट रेफर्स टू मैटर्स ऑफ स्टेट और टेक अदर एविडेंस टू इनेबल टू इट टू डिटरमाइन ऑन इट्स एडमिसिबिलिटी। उसके बाद ये कह रहा है कि इफ़ फॉर सच ए पर्पज it is necessary to cause any document to be translated, the court may, if it thinks fit, direct the translator to keep the contents secret unless the document it is to be given in evidence, and if the interpreter disobey such direction, he shall be held to have committed on an offence under section 198 ऑफ द भारतीय न्याय संहिता 2023। ये कह रहा है कि यदि ऐसे प्रयोजन के लिए किसी दस्तावेज का अनुवाद कराना आवश्यक हो तो न्यायालय यदि वह ठीक समझे अनुवादक को निर्देश दे सकेगा कि वह उसकी अंतर्वस्तु को गुप्त रखे, सिवाय जबकि दस्तावेज को साक्ष्य में दिया जाना हो, तथा यदि अनुवादक ऐसे निर्देश की अवज्ञा करे तो यह धारित किया जाएगा कि उसने भारतीय न्याय संहिता की धारा 198 के तहत अपराध किया है। अब इसके बाद से कह रहा है कि प्रोवाइडेड दैट नो कोर्ट शैल रिक्वायर एनी कम्युनिकेशन बिटवीन द मिनिस्टर्स एंड द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया टू बी प्रोड्यूस्ड बिफोर इट। एक प्रोविजो जोड़ दिया है कि इसमें किसी भी मिनिस्टर को और प्रेसिडेंट को, जो इंडिया के मिनिस्टर और प्रेसिडेंट है, उनको किसी चीज़ के लिए कम्युनिकेशन नहीं किया जाएगा कि वो आकर के किसी
डॉक्यूमेंट को प्रोड्यूस करें। ये प्रोविजो इसमें जोड़ दिया गया है। इसके बाद से फिर ये कह रहा है कि गिविंग एज एविडेंस ऑफ डॉक्यूमेंट कॉल्ड फॉर एंड प्रोड्यूस ऑन नोटिस, अगर मंगाई गई और सूचना पर पेश की गई दस्तावेज का साक्ष्य के रूप में दिया जाना। When a party calls for a document which he has given the other party notice to produce and such document is produced and inspected by the parties calling for its production, he is bound to give it as evidence if the party producing it requires him to do so। अब इसके कहने का मतलब है कि कोई पक्षकार किसी दस्तावेज़ को जिसे पेश करने के लिए उसने दूसरे पक्षकार को सूचना दी है मंगाता है और ऐसी दस्तावेज पेश की जाती है और उस पक्षकार द्वारा जिसने उसके पेश करने की मांग की थी निरीक्षण कर लिया है, तब यदि उसे पेश करने वाला पक्षकार उससे ऐसा करने की अपेक्षा करता है तो वह उसे साक्ष्य के रूप में देने के लिए आबद्ध होगा। अब इसके बाद से दृष्टांत है इसका नहीं, इसके बाद एक सेक्शन और है, कह रहे यूजिंग एज एविडेंस ऑफ डॉक्यूमेंट प्रोडक्शन ऑफ विच वाज रिफ्यूज्ड ऑन नोटिस। यदि कोई सूचना पाने पर भी जिस दस्तावेज के पेश करने से इनकार कर दिया गया हो तो उसको साक्ष्य के रूप में उपयोग लाया जाएगा। और कैसे लाया जाएगा उसको धारा 167 में कह रहा है कि वेन एन पार्टी रिफ्यूजेज टू प्रोड्यूस ए डॉक्यूमेंट विच ही हैड नोटिस टू प्रोड्यूस, he cannot afterwards use the document as evidence without the consent of the other party or the order of the court। यदि एक बार जिसके पोजीशन में है और वह डॉक्यूमेंट को पेश करने के लिए दूसरा पक्षकार जो है सूचना दे दिया है और वो पेश नहीं करता है तो फिर बाद में कभी वो बिना विपक्षी के जिसने उसको सूचना दिया था उसके बिना कंसेंट के या न्यायालय के बिना ऑर्डर के वो पेश नहीं कर पाएगा, माने साक्ष्य में नहीं ला पाएगा। अब इलस्ट्रेशन इसका बड़ा बढ़िया है। ए शूज बी ऑन एग्रीमेंट एंड गिव्स ए नोटिस टू प्रोड्यूस इट एट द ट्रायल, ए कॉल्स फॉर द डॉक्यूमेंट एंड बी रिफ्यूजेड टू प्रोड्यूस इट, ए गिव्स सेकेंडरी एविडेंस ऑफ इट्स कंटेंट्स, बी सीक्स टू प्रोड्यूस द डॉक्यूमेंट इटसेल्फ टू कंट्राडिक्ट द सेकेंडरी एविडेंस गिवन बाय ए आर इन ऑर्डर टू शो दैट द एग्रीमेंट इज नॉट स्टैम्प्ड, ही कैन नॉट डू सो। मतलब अब उसके बाद अगर एक बार उसको कहा गया कि तुम पेश करो डॉक्यूमेंट, उसने पेश नहीं किया तो जिसने सूचना दिया था उसने उसका सेकेंडरी एविडेंस प्रस्तुत कर दिया। अब सेकेंडरी एविडेंस में उसके कंटेंट्स को ये नहीं डिनाई करके कह सकते हैं कि भैया इसका जो प्राइमरी एविडेंस में तो कुछ और चीज़ था, आप सेकेंडरी एविडेंस में कैसे ये गलत कर रहे हैं। यही पे कह रहा है कि उसको बाउंड किया जाएगा, ही कैन नॉट डू सो, वो नहीं कर सकता है। तो ये हम लोगों ने देखा धारा 167 तक कि कैसे डॉक्यूमेंट के बारे में और कैसे जो है पूर्व के किसी लेखबद्ध के बारे में जो है स्मृति ताज़ी की जाएगी। वीडियो लंबा होगा, इसको अगले पार्ट में हम कंप्लीट कर देंगे ये अध्याय 10 को। और इस वीडियो से जाने से पूर्व मेरा निवेदन है कि अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, बेल आइकन पे क्लिक कर दें ताकि मैं जब भी कोई वीडियो अपलोड करूं तो इसकी सूचना आपको तुरंत मिल जाए। और अन्य लोगों को भी शेयर करें ताकि अन्य लोग भी इसका फ़ायदा ले सकें, क्योंकि यह अधिनियम अभी हाल फिलहाल में लागू हुआ है। सबको जानकारी रखना चाहिए, खासकर विधि व्यवसाय से जुड़े हुए जो भी अपने भाई बंधु हैं। तो मेरा आग्रह है कि ज़रूर सबको शेयर करिए और इजाज़त दीजिए हमें। मैं अगले वीडियो में पुनः उपस्थित रहूँगा एक नए टॉपिक के साथ, और तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।